क्या ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजारों में, जहां मतलब रोजाना खरबों रुपए का लेन देन हो रहा है, वहां सबसे ज्यादा मुनाफा अक्सर उस इंसान को नहीं मिलता जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। बिल्कुल। या मतलब जिसकी गणित बहुत तेज है, या जिसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। बल्कि देखा जाए तो ये सारा पैसा अंततः उस इंसान की जेब में जाता है जो बस शांति से बैठना जानता है। एकदम सही बात है, शांति से बैठना ही सबसे मुश्किल काम है ना? मतलब इसे ऐसे सोचिए जैसे हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना। जब कोई नया ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखता है तो नियम बहुत साफ होते हैं। हाँ, कि अपनी लेन में रहना है, इंडिकेटर देना है। हाँ, और स्पीड लिमिट माननी है। दुर्घटनाएं कभी भी इसलिए नहीं होती कि ड्राइवर ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि किसी बहुत ही अहम पल में उसका अनुशासन टूट गया था। ये हाईवे वाली एनालॉजी ना शेयर बाजार की वास्तविकता को बहुत ही गहराई से समझाती है। मतलब नियम जानना तो महज एक बौद्धिक अभ्यास है। थ्योरी है बस। बिल्कुल, लेकिन जब आपका असली पैसा दांव पर लगा हो ना, तब उन नियमों का दबाव में पालन करना एक पूरी तरह से अलग मनोवैज्ञानिक खेल बन जाता है। और आज हमारी इस गहरी छानबीन का मुख्य मकसद इसी मनोवैज्ञानिक खेल को डिकोड करना है। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत, द डिसिप्लिन ट्रेडर इनसाइट्स फ्रॉम विजय केडिया के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन आज इस रहस्य को सुलझाना है कि ट्रेडिंग और निवेश में सफलता किसी स्प्रेडशीट से नहीं, बल्कि इंसान के खुद के दिमाग के भीतर चल रहे युद्ध से कैसे तय होती है। इस युद्ध को समझने के लिए ना विजय केडिया जी के सिद्धांतों से बेहतर शायद ही कोई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। जो लोग भी बाजार को गहराई से ट्रैक करते हैं वो जानते हैं कि केडिया जी ने स्मॉल कैप स्टॉक्स के जरिए जो संपत्ति बनाई है उसके पीछे कोई तुक्का नहीं था। हाँ, कोई लॉटरी नहीं लगी थी उनकी। एकदम सही, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और मापी जा सकने वाली रणनीति थी। हमारे आज के स्रोत में उनके सबसे मशहूर स्माइल यानी SMILE सिद्धांत का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। ये जो स्माइल शब्द है ना, ये सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है, मतलब जैसे कोई मोटिवेशनल पोस्टर हो दीवारों पे। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर के गणित को समझें तो ये असल में छुपे हुए खजाने या मल्टीबैगर्स खोजने का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। तो क्या आप हमारे लिए इसके एक एक अक्षर के पीछे का विज्ञान थोड़ा खोलकर समझा सकती हैं? जरूर। इस फ्रेमवर्क का हर एक अक्षर ना इस बात को परिभाषित करता है कि कोई कंपनी भविष्य में अपना आकार कई गुना कैसे बढ़ा सकती है। इसमें जो पहला अक्षर है S, उसका अर्थ है साइज में छोटा। ओके, स्मॉल इन साइज। हाँ, देखिए ये सीधा सा गणित है। 1 लाख करोड़ की कंपनी के लिए अगले कुछ सालों में 2 लाख करोड़ का होना बहुत भारी भरकम काम है। बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जो आज सिर्फ 100 या 200 करोड़ की है, तो उसके पास अपने क्षेत्र में विस्तार करने का एक पूरा खाली मैदान होता है। उसका बेस इतना छोटा होता है कि उसकी विकास की गति बहुत तेज हो सकती है। अच्छा, मतलब वो कोई भारी भरकम हाथी नहीं है जिसे मोड़ने में समय लगे, वो एक तेज दौड़ने वाली चीता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये तो समझ में आता है। लेकिन इसका जो दूसरा अक्षर है M, यानी अनुभव में मध्यम या मीडियम इन एक्सपीरियंस, ये मुझे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। वो कैसे? मतलब बाजार में तो अक्सर यही कहा जाता है ना कि जिस मैनेजमेंट के पास 40 साल का अनुभव है वही सबसे भरोसेमंद है। फिर यहाँ केडिया जी मीडियम अनुभव की वकालत क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही तो इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी इंसाइट है। होता क्या है कि बहुत ज्यादा अनुभव अक्सर व्यापार में एक तरह की जड़ता या रिजिडिटी ले आता है। बिल्कुल रिजिडिटी ले आता है। अत्यधिक अनुभवी मैनेजमेंट कई बार अपनी पुरानी सफलताओं के अहंकार में रहता है। वे नई तकनीक या जो बदलते हुए उपभोक्ता व्यवहार हैं उनको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, वो अपने पुराने तरीकों से ही चिपके रहते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ देखें तो जो एकदम अनुभवहीन संस्थापक होते हैं उनके पास जोश तो बहुत होता है, लेकिन बाजार उन्हें कच्चा चबा जाता है। हाँ, वे बाजार के चक्रव्यूह में जल्दी फंसकर अपनी पूरी पूंजी जला सकते हैं। तो मीडियम अनुभव का मतलब है कि उस मैनेजमेंट ने उद्योग के कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब बुनियादी बातें समझते हैं वो। हाँ, और अभी भी उनमें कुछ बड़ा साबित करने की एक भूख बची है। वे लचीले होते हैं। वाओ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। मतलब तजुर्बा भी हो और पुरानी आदतों की बेड़ियां भी ना हो। बिल्कुल। और आगे के जो 3 अक्षर हैं I, L और E,
वे आकांक्षाओं में बड़ा यानी लार्ज इन एस्पिरेशन और बाजार की संभावनाओं में बहुत बड़ा यानी एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल होने की बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब कंपनी के संस्थापकों का विजन सिर्फ एक छोटे शहर या राज्य तक सीमित ना हो और जिस सेक्टर में वे काम कर रहे हैं वो सेक्टर खुद भी तेजी से बड़ा हो रहा हो। एकदम सही कहा आपने। अगर कोई एक छोटा व्यवसाय किसी ऐसे उद्योग में चला रहा है जो खुद ही सिकोड़ रहा है तो उसकी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी ना। इसलिए बाजार की संभावनाएं एक्स्ट्रा लार्ज होनी ही चाहिए। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। हम स्माइल जैसे शानदार फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस इंटरनेट के युग में ये जानकारी कोई गुप्त रहस्य तो है नहीं। अगर ज्ञान इतनी आसानी से हर जगह उपलब्ध है, अगर हर किसी को पता है कि अच्छी कंपनियों की पहचान कैसे करनी है, तो फिर बाजार में 90% से ज्यादा लोग विफल क्यों हो जाते हैं? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मतलब ये खजाना सबको क्यों नहीं मिल जाता? इस सवाल का जवाब ना उस अंतर में छिपा है जो जानने और करने के बीच होता है। जानने और करने के बीच? अच्छा। हाँ, देखिए, स्माइल फ्रेमवर्क सिर्फ एक नक्शा है। वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस नक्शे पर अपनी गाड़ी को बिना दुर्घटना के मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिल्कुल। कोई भी रणनीति तब तक काम नहीं करती जब तक उस पर अमल करने वाला इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम स्थिर ना हो। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक अस्थिरता को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक बहुत ही आम शब्द है जिसका इस्तेमाल हर प्रो ट्रेडर करता है, स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस। ये कोई क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं। सबको पता है कि नुकसान को एक तय सीमा पर काटना जरूरी है। फिर भी जब स्क्रीन पर लाल रंग दिखने लगता है तो अच्छे ट्रेडर्स फ्रीज क्यों हो जाते हैं? वे अपना ही बनाया हुआ नियम क्यों तोड़ देते हैं? इसके पीछे सीधा सीधा न्यूरोबायोलॉजी का खेल है। विज्ञान हमें बताता है कि जब किसी इंसान को वित्तीय नुकसान होता है ना, तो उसका दिमाग उस घटना को ठीक उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे कोई शारीरिक चोट लगने पर करता है। वेट, सच में? मतलब पैसे का नुकसान और शारीरिक दर्द दिमाग के लिए एक ही है? बिल्कुल एक है। दिमाग के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जब शेयर की कीमत स्टॉप लॉस के करीब आती है तो ट्रेडर का दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। अच्छा। उसे लगता है कि अगर उसने नुकसान बुक कर लिया तो वो दर्द स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए वो एक झूठी उम्मीद पाल लेता है कि शायद भाव वापस ऊपर आ जाए और वो खुद ही अपना लगाया हुआ स्टॉप लॉस हटा देता है। वाओ, यानी वो उस छोटे दर्द से बचने के लिए एक और बड़ा दर्द मोल ले रहा है। एकदम सही। और स्रोत में एक और बहुत ही खतरनाक स्थिति का जिक्र किया गया है, रिवेंज ट्रेडिंग। ओह, रिवेंज ट्रेडिंग, ये तो सबसे बुरा है। डर और लालच तो इंसान की बहुत ही बुनियादी प्रवृत्तियां हैं। लालच में इंसान सोचता है कि थोड़ा और प्रॉफिट कमा लूं। डर में वो पैनिक सेलिंग कर देता है। लेकिन ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या बीमारी है? बाजार जैसी एक निर्जीव चीज से बदला कैसे लिया जा सकता है कोई? देखिए, ये शायद ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे विनाशकारी मनोवैज्ञानिक वायरस है। वायरस? हाँ, होता क्या है कि जब किसी ट्रेडर को कोई बड़ा नुकसान होता है, और खासकर तब जब वो नुकसान उसकी अपनी किसी बेवकूफ़ी भरी गलती की वजह से हुआ हो, जैसे बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। बिल्कुल। तो उसका अहंकार, उसका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान का ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो बाजार के सामने गलत साबित हो गया है। अच्छा। उस पल में दिमाग में डोपामाइन का स्तर गिरता है और दिमाग तुरंत उस नुकसान की भरपाई करके अपने ईगो को संतुष्ट करना चाहता है। तो ट्रेडर बिना किसी सेटअप के, बिना किसी प्लानिंग के तुरंत एक और ट्रेड ले लेता है। मतलब वो बाजार से कहता है, तुमने मेरे पैसे कैसे लिए, मैं अभी वापस छीन कर दिखाता हूँ। एकदम यही मानसिकता होती है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। अगर मैं इसे डाइट प्लान की एनालॉजी से समझूं, डाइट का ज्ञान तो सबको है, लेकिन रात में फ्रिज में मीठा देखकर खुद को रोकना असली अनुशासन है। बहुत सही उदाहरण है ये, है ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा इंसान असल में अपने खोए हुए पैसे वापस नहीं पाना चाहता, वह अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहता है? 100% सही बात। मतलब उसका मुकाबला बाजार से नहीं है, उसका सीधा टकराव खुद की कमियों और खुद के अहंकार से हो रहा है। बिल्कुल। और यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठने से पहले अपना ईगो दरवाजे के बाहर छोड़ देना चाहिए। बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितनी डिग्रियां हैं या उसका IQ कितना ज्यादा है। बाजार के सामने सब बराबर है। बाजार सुप्रीम है और इसी इंसानी बायोलॉजी
इस अहंकार को काबू में रखने के लिए ही कुछ ऐसे सख्त नियमों की जरूरत होती है जो मानवीय भावनाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर दें। हाँ, एकदम बाहर कर दें। तो अगर ईगो एक बीमारी है जो हमें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है, तो इसका सटीक एंटीडोट या इलाज क्या है? वे कौन से सुनहरे नियम हैं जो पेशेवर लोग अपनाते हैं? हमारे स्रोत में 3 सुनहरे नियमों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, स्टॉप लॉस का बिना किसी अपवाद के पालन करना, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है, रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस। लेकिन जो सबसे प्रभावी एंटीडोट है ना, वो है दूसरा नियम, जिसे हम पोजीशन साइजिंग कहते हैं। पोजीशन साइजिंग? हाँ, पोजीशन साइजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। ये असल में एक बहुत ही सख्त गणितीय फॉर्मूला है। इस गणितीय फॉर्मूले को हमारे लिए थोड़ा डिकोड कीजिए। ये डर और ईगो को कैसे खत्म कर देता है? मान लीजिए कि किसी ट्रेडर के पास कुल 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग पूंजी है। ठीक है। अगर वो पोजीशन साइजिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करता है, तो वो ये तय करेगा कि वो किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% जोखिम में डालेगा। ओके, यानी उसका अधिकतम नुकसान सिर्फ 2000 रुपए होगा। बिल्कुल। अब इसका गणितीय प्रभाव देखिए। अगर उसे अपना पूरा खाता खाली करना है, तो उसे लगातार 50 बार गलत साबित होना पड़ेगा। वाओ। और लगातार 50 बार गलत होना उतना ही मुश्किल है जितना लगातार 50 बार सही होना। अरे, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जब किसी को ये पता होता है कि एक ट्रेड के गलत होने से उसकी कुल पूंजी का सिर्फ 2% ही जाएगा, तो उसके अंदर से वो फाइट और फ्लाइट वाला जो पैनिक है, वो तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जब डर ही नहीं होगा तो वो पैनिक नहीं करेगा। यानी पोजीशन साइजिंग असल में भावनाओं को कंट्रोल करने का एक गणितीय टूल है। 70%। और जो तीसरा नियम है, जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो है ओवर ट्रेडिंग से बचना। ओवर ट्रेडिंग? ये समझना कि बाजार में रोजाना ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार नो ट्रेड की स्थिति में रहना ही सबसे लाभदायक रणनीति होती है। देखिए, यहाँ मैं इस नो ट्रेड वाले विचार पर थोड़ी सी चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब ये सुनने में बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानी टाइप लगता है, लेकिन सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से जो सुबह 9:15 बजे स्क्रीन के सामने बैठता है। अगर वह दोपहर 3:30 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहे और पूरे दिन कोई बटन ना दबाए, कोई ट्रेड ना करे, तो उसे लगेगा कि उसने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। हाँ, ये बहुत आम भावना है। तो क्या नो ट्रेड सच में एक एक्टिव और रणनीतिक फैसला है, या सिर्फ कुछ समझ ना आने पर हाथ धरे बांटने की मजबूरी है? मैं आपको बता दूं, ये मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है। असल में बाजार में कुछ ना करना शायद सबसे ज्यादा थकाने वाला और ऊर्जा लेने वाला काम है। पर या एक शिकारी की तरह देखिए, एक शिकारी जंगल में भाग भाग कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता ना। हाँ, वो तो छुप के इंतजार करता है। बिल्कुल। वो घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर घात लगाए बैठा रहता है। वो तब तक ट्रिगर नहीं दबाता जब तक शिकार उसके एकदम सही निशाने पर न आ जाए। वाओ, यानी वो आलस नहीं कर रहा है, वो असल में अपने लक्ष्य के लिए सबसे सही पल का इंतजार कर रहा है। वो अपनी पूंजी और अपनी मानसिक ऊर्जा दोनों को बचा कर रख रहा है। एकदम सही। जो लोग रोजाना हर छोटी बड़ी हलचल पे ट्रेड करने की खुजली को बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, वे ओवर ट्रेडिंग का शिकार होकर ब्रोकरेज और टैक्स में ही अपनी सारी पूंजी गवा बैठते हैं। ये तो बहुत सच बात है। और स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की जरूरत होती है, वो है धैर्य, यानी पेशेंस। धैर्य। ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल के इस इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वाली दुनिया में लगभग विलुप्ति हो चुका है। बिल्कुल। आज तो सबको रातों रात 100% का रिटर्न चाहिए। और इसी मानसिकता पर प्रहार करने के लिए हमारे स्रोत में वॉरेन बफे का एक बहुत ही गहरा कोट साझा किया गया है। क्या है वो कोट? उन्होंने कहा था, शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों के पास पैसा ट्रांसफर करने का एक उपकरण है। क्या बात है! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे बाजार की कार्यप्रणाली का सार है। बाजार कहीं बाहर से पैसा पैदा नहीं कर रहा है, ये बस उन लोगों के जेब से पैसा निकाल रहा है जो अपने ईगो और लालच पर काबू नहीं रख सकते, और उस पैसे को चुपचाप उन लोगों के खातों में डाल रहा है जो सही मौके का इंतजार करना जानते हैं। बिल्कुल सही। ये उदाहरण वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? देखिए, वॉरेन बफे के पास तो अथाह अरबों डॉलर की पूंजी है। अगर उनके पोर्टफोलियो का कोई शेयर 5 साल तक रिटर्न नहीं देता तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो है। उनके लिए धैर्य रखना बहुत आसान है, लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर जिसके पास बहुत ही सीमित पूंजी है, वो इस तरह का धैर्य कैसे ला सकता है? क्या ये सलाह सिर्फ अमीरों के लिए काम नहीं करती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
लेकिन देखिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए धैर्य का मतलब ये नहीं है कि वो एक खराब शेयर खरीदकर 10 साल तक नुकसान में बैठा रहे। अच्छा। एक छोटे ट्रेडर के लिए धैर्य का मतलब है अपने सेटअप का इंतजार करना। अगर कोई ट्रेडर अपनी सीमित पूंजी को रोजाना औंधे सीधे ट्रेड्स में झोंक देगा, तो वो कुछ ही महीनों में बाजार से ही बाहर हो जाएगा। पूंजी ही खत्म हो जाएगी। हाँ, छोटे ट्रेडर के पास खोने के लिए गुंजाइश कम होती है, इसलिए उसे और भी ज्यादा धैर्यवान होने की जरूरत है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स में ही अपना पैसा लगाए। समझ गया। यानी पूंजी जितनी छोटी होगी, धैर्य की परीक्षा उतनी ही बड़ी होगी। बिल्कुल। और इस परीक्षा का एक और बहुत अहम हिस्सा है नुकसान या लॉसेस को देखने का नजरिया। ज्यादातर लोग नुकसान को एक बहुत बड़ी असफलता मान लेते हैं, एक दाग की तरह दिखते हैं। हाँ, जबकि पेशेवर लोग इसे व्यापार की लागत या कह लें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानते हैं। जैसे कोई दुकान चलाने का किराया हो। एकदम सही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस नुकसान उठाते रहें और मुस्कुराते रहें। फिर क्या करना चाहिए? जब भी नुकसान होता है ना, तो एक अनुशासित ट्रेडर उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। उसे ये पहचानना होता है कि जो नुकसान हुआ वो रणनीति की खराबी की वजह से हुआ या उसके क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन में कोई मानवीय भूल हुई। इस फर्क को थोड़ा और साफ करें। मतलब रणनीति की खराबी और एग्जीक्यूशन की गलती में क्या अंतर है? मान लीजिए किसी का नियम कहता है कि जब शेयर की कीमत 100 रुपए के पार जाएगी तभी उसे खरीदना है। ठीक है, लेकिन उस इंसान ने लालच में आकर उसे 95 रुपए पर ही खरीद लिया और फिर शेयर गिर गया। ये रणनीति की खराबी नहीं थी, ये नियम तोड़ने की यानी एग्जीक्यूशन की गलती थी। उसने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। हाँ, लेकिन अगर उसने पूरी तरह नियम का पालन किया, सही समय पर एंट्री ली, सही जगह स्टॉप लॉस लगाया और फिर भी बाजार पलट गया, तो ये एक अच्छा नुकसान है। अच्छा नुकसान, गुड लॉस। हाँ, इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है, बस बाजार का चक्र बदल गया है। वाह, ये अच्छा नुकसान वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रांतिकारी है। मतलब अगर नियम का पालन करके नुकसान हुआ है तो इंसान को खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसने अपना अनुशासन नहीं तोड़ा। बिल्कुल गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही निरंतरता या कंसिस्टेंसी रिस्क मैनेजमेंट की असली बुनियाद है। एकदम सही। रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बाजार में लंबे समय तक टिके रहना। अगर किसी के पास बेहतरीन ज्ञान है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो वो एक ना एक दिन बाजार से बाहर हो ही जाएगा। अपनी पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले करना, छोटे नुकसानों को तुरंत काटना और बड़े मुनाफे को आगे बढ़ने देना, यही वो फॉर्मूला है जो एक गैम्बलर को एक पेशेवर ट्रेडर से अलग करता है। जैसे अगर हम इसे क्रिकेट की एनालॉजी से समझें, रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट मैच में डिफेंसिव खेलने जैसा है। बहुत सही। अगर आपका विकेट यानी आपकी पूंजी बची रहेगी तो खराब गेंद आने पर छक्का मारने का मौका तो हमेशा मिलेगा। पूंजी बचाना ही खेल में बने रहना है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को समेटें तो हमारे स्रोत का अंतिम संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। शेयर बाजार में सफलता किसी एक शानदार ट्रेड या किसी खुफिया टिप से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। इसके लिए 3 चीजें एक साथ चाहिए। स्माइल जैसा सही ज्ञान जो दिशा दिखाए, एक सख्त रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो गाड़ी को सड़क पर रखे, और सबसे बढ़कर वो मानसिक अनुशासन जो भावनाओं के तूफान में भी इंसान को स्थिर रखे। और बाजार को हराने का सपना देखने से पहले इंसान को अपनी खुद की भावनाओं को, अपने लालच, अपने डर और अपने अहंकार को हराना सीखना होगा। ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन तक सीमित नहीं है। अगर हम बहुत गहराई से सोचें तो क्या शेयर बाजार वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, हमारे लालच, डर और अहंकार का सिर्फ एक पारदर्शी आईना नहीं है? बिल्कुल है। जब स्क्रीन पर पैसा दांव पर लगा होता है तब हमारा असली चरित्र सामने आता है। एकदम सही बात है। तो आज के लिए हमारा अंतिम विचार यही है, क्या ट्रेडिंग का ये कठोर अनुशासन हमें केवल एक बेहतर निवेशक ही बनाता है, या फिर क्या ये संभव है कि अपनी कमियों का इस तरह रोजाना सामना करने से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इंसान अपनी आम जिंदगी, अपने करियर और अपने रिश्तों में भी अधिक शांत और बेहतर फैसले लेने वाला व्यक्ति बन सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की जगह है, या ये खुद की कमियों को आईने में देखने और उन्हें सुधारने का एक बहुत ही महंगा लेकिन प्रभावी क्रैश कोर्स है? श्रोताओं, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक अपने रिस्क और अपने अनुशासन का ध्यान रखें, चाहे वो बाजार में हो या जिंदगी में।